न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं। नेशन 360 में आज बात होगी दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी से हुए बड़े खुलासे की। कहां कहां उसने रेकी की थी, उन जगहों के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही आर्यन खान को बेल मिलती है या फिर एक बार उन्हें जेल में ही रहना पड़ता है। पाकिस्तान की साजिशों का सिलसिला रुका नहीं है। एलओसी से लेकर कश्मीर पर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। चुन चुनकर आतंकी मारे जा रहे हैं। इससे बौखलाकर वो दूसरे तरह के षड्यंत्र रचने में लगे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के जरिए भारत में बड़ा हमले का प्लान बनाया गया था, लेकिन स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता से एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। लक्ष्मीनगर इलाके से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वो स्लीपर सेल के चीफ की हैसियत से सीधे पिछले 15 साल से भारत में रह रहा था। इस दौरान उसने देश के 5 राज्यों में बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया, जिसके जरिए नौजवानों का ब्रेन वॉश करने में लगा था। साथ ही भारत में बड़ी आतंकी वारदातों की भी प्लानिंग थी, जिसका खाका आईएसआई के हेडक्वार्टर में तैयार किया गया। क्योंकि आतंकी अशरफ आईएसआई का मोहरा है, आईएसआई ने ही उसको ट्रेनिंग दी है। अशरफ के पकड़ में आने से पाकिस्तान के चेहरे से एक बार फिर से नकाब उतर चुका है। मोहम्मद अशरफ नाम बदलकर मोहम्मद नूरी के नाम से दिल्ली में रहता था। 2004 में पाकिस्तान से वाया बांग्लादेश होते हुए अशरफ भारत में घुसा था। उसने इन 15 सालों में एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया। इस दौरान वो आईएसआई के हेडक्वार्टर में खुफिया जानकारियां भेजा करता था। इस्लामाबाद से इशारा होता है और दिल्ली में धमाका हो जाता है। आईएसआई का खुफिया एजेंट दिल्ली को दहला देता। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे का सबसे बड़ा पर्दाफाश। दिल्ली में आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त हो गया, पाकिस्तान पस्त हो गया। कश्मीर में चुन चुनकर आतंकियों को मारा जा रहा है। इससे बौखलाकर पाकिस्तान ने देश के दूसरे हिस्सों में दहशत फैलाने का मंसूबा पाला हुआ है। स्लीपर सेल के जरिए फेस्टिव सीजन में दिल्ली में बड़ा हमला करने की तैयारी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया तंत्र ने मिलकर पाकिस्तान की पोल खोल दी। अशरफ की गिरफ्तारी से कई बड़े खुलासे हुए हैं। अशरफ पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। पिछले 15 साल से अलग अलग जगह पर रह रहा था। बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसा, 10 फर्जी पहचान पत्र तैयार करा लिए, पासपोर्ट बनवाकर दुबई, थाईलैंड घुमाया, बिहार से कश्मीर तक नेटवर्क बना लिया था और नौजवानों को भड़काकर आतंकी बनाने में लगा था। और ये सब कुछ आईएसआई के इशारे पर हो रहा था। लेकिन इस फेस्टिव सीजन पर उसका इरादा कुछ भयानक करने का था। इसके लिए उसने दिल्ली के अलग अलग इलाकों की रेकी भी की थी। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली ने स्पेशल सेल की हिरासत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी वाले इस दफ्तर में अशरफ अली से न सिर्फ स्पेशल सेल बल्कि दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगातार पूछताछ कर रही हैं। इस पूछताछ में अशरफ अली ने बड़ा खुलासा किया है कि साल 2011 में उसने दिल्ली हाई कोर्ट की रेकी की थी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट के एक आरोपी की तस्वीर दिखाने पर अशरफ अली ने ये बात कही। और आपको बता दें कि साल 2011 में ही दिल्ली हाई कोर्ट में के बाहर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। अशरफ अली ने यह भी बताया कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा पुलिस हेडक्वार्टर आईटीओ पर, जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है, उसकी रेकी कर चुका है। लाल किला, इंडिया गेट की रेकी कर चुका है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट की रेकी कर चुका है। आईएसआई ने अशरफ को ट्रेंड किया था। वो 30 बार कश्मीर भी गया था। इस दौरान सेना के मूवमेंट की तस्वीरें पाकिस्तानी हैंडलर को भेजा करता था। जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी। और ये पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके, जैसा मैंने कहा कि 1 डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। आतंक फैलाने के लिए अशरफ को पाकिस्तान से फंड मिलता था। इस बार हथियार भी मिले जो कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे रेत में दबाकर रखे गए थे, जिसकी जानकारी आईएसआई के पाकिस्तानी हैंडलर नासिर से उसे मिली थी, जिसके जरिए वो दिल्ली को दहलाने वाला था। वक्त रहते दिल्ली पुलिस और देश के खुफिया तंत्र ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि एक आतंकी 15 साल से देश में साजिश रचता रहा और तंत्र उसे पकड़ने में नाकाम रहा। यहाँ तक कि वो 2011 में हाईकोर्ट ब्लास्ट में भी शामिल रहा था।
दिल्ली में रह रहा है पाकिस्तानी, फॉल्स आइडेंटिटी, इसको कहते हैं स्लीपर सेल। वो आके बस जाता है, कई लोग शादी कर देते हैं, उनके पास आधार कार्ड भी है, मैंने देखा है। तो वो स्लीपर सेल के जरिए टेररिज्म को मदद करते हैं, टेररिस्ट को मदद करते हैं। फिलहाल अशरफ 14 दिन की रिमांड पर है। इस दौरान कई और खुलासे हो सकते हैं। आखिर अशरफ के तार किस किस आतंकी संगठन से जुड़े थे? रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एजेंसियां लगातार अशरफ से पूछताछ हो रही हैं और जो खुलासे हो रहे हैं वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि अशरफ की मंशा थी दिल्ली को दहलाने की। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, लगातार जो पूछताछ हो रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे हैरान करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ था गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 के बीच में, वहां पर उसने रेकी की थी, इंडिया गेट की रेकी की थी, लाल किले की रेकी की थी। देखिए, बिल्कुल काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। स्पेशल सेल के साथ दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इस पूछताछ में शामिल हैं। इसने सबसे महत्वपूर्ण खुलासा ये किया है कि साल 2011 में इसने पूर्वी दिल्ली से आकर कई बार दिल्ली हाई कोर्ट की रेकी की थी, क्योंकि इसके हैंडलर ने कहा था कि अगर हाई कोर्ट पर ब्लास्ट होगा तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते थे, मौजूद रहते थे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसने ये भी बताया कि 2 पाकिस्तानी नागरिक आए थे, जिनमें से एक का इसने नाम भी बताया। लेकिन आपको ये बता दें कि हाई कोर्ट ब्लास्ट मामले में एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर चुकी है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो इसके इस दावे को वेरीफाई किया जा रहा है। इसने ये भी कहा कि साल 2009 में जम्मू में बस स्टैंड पर जो ब्लास्ट हुआ था उसकी भी रेकी इसी ने की थी और लॉजिस्टिक प्रोवाइड इसी ने करवाया था, जिसमें 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही इसने ये भी दावा किया कि जब ये जम्मू कश्मीर के में रेकी कर रहा था उस समय इसके साथी आतंकियों ने कुछ सेना के जवानों को किडनैप कर लिया था और कुछ समय के बाद उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसके तमाम दावों को वेरीफाई किया जा रहा है। ये कई शहरों में रहा है, अजमेर में रहा है, बिहार में रहा है। बिहार के ग्राम प्रधान के जरिए इसने अपना से पहला आइडेंटिटी कार्ड बनवाया था। उसके बाद ये वहाँ से अजमेर पहुँचा, अजमेर में एक होटल में काम किया और वहाँ पर एक शख्स इसको मिला जो दिल्ली का था। उसके साथ दोस्ती बढ़ाकर ये दिल्ली आया, यहाँ पर कारखाने में काम किया और शातिर इतना था कि किसी भी एक ठिकाने पर बहुत कम समय के लिए रहता था, कुछ ही समय में वो ठिकाना छोड़ दिया करता था। इसके पास लगातार मैसेज आते थे हैंडलर के और ये बातचीत कभी बहुत ही चातिराना ढंग से करता था। ये अपनी ईमेल आईडी में ड्राफ्ट में मैसेज सेव करके छोड़ देता था और पाकिस्तान में उसी ईमेल आईडी को खोलकर उसका हैंडलर उस मैसेज को पढ़ लिया करता था। ठीक है, निश्चित तौर पर रुमानुल्लाह खान शातिर था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से एक बड़ी वारदात होते होते टल गई, बच गई और फिलहाल अशरफ सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में है। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान हमसे जुड़ने के लिए। मोहम्मद अशरफ को लेकर खुद कुछ बड़ी जानकारियां हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। मोहम्मद अशरफ खुद भी आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है, जिससे आईएसआई ने 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी। भारत में रहते हुए उसने 10 फर्जी पहचान पत्र बनवाए, जिसके जरिए नाम बदलकर अलग अलग इलाकों में रह रहा था। हालांकि भारत में उसे 15 साल हो गए, लेकिन अधिकतर वक्त उसने दिल्ली में बिताया। तो ये बड़ी जानकारियां अशरफ को लेकर, 6 महीने ट्रेनिंग, 10 फर्जी पहचान पत्र, दिल्ली में करीब 15 साल का वक्त इसने बताया और स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा कर यह दिल्ली को दहलाने की साजिश में था। दरअसल मोहम्मद अशरफ आईएसआई के उस मॉड्यूल का हिस्सा है जिसके जरिए आईएसआई स्लीपर सेल अलग से तैयार करती है। मोहम्मद अशरफ का किसी आतंकी संगठन से सीधा लिंक नहीं मिला है, वो सीधे आईएसआई हेडक्वार्टर से ऑपरेट होता था, यानी पाकिस्तान से उसे सीधे निर्देश मिला करते थे, जिसके बाद वो बताया हुआ काम करता था। ये निर्देश उसे आईएसआई के हैंडलर दिया करते थे, जिनके कहने पर अशरफ नौजवानों को बरगलाकर आतंक के रास्ते पर धकेल देता। इस दौरान ट्रेनिंग का भी इंतजाम कराता, जबकि फंड उसे पाकिस्तान से मिलता था। फंड के जरिए वो बड़ा आतंकी हमला करने के लिए हथियार इकट्ठा करने में लगा था और उसकी निशानदेही पर हथियारों की बरामदगी भी हुई है। तो पूरा नेटवर्क क्या है साजिश वाया इस्लामाबाद की, वो हमने आपके सामने रखी है। आईएसआई का हैंडलर इसे ऑपरेट करता था, अशरफ को निर्देश देता था और फंडिंग इसे मिला करती थी, जिसके जरिए आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश थी। इन सारे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी जी हैं। उनसे जानते हैं कि स्लीपर सेल का इंडिया हेड पकड़ा जाना कितनी बड़ी कामयाबी है, आतंकी मॉड्यूल क्रैक करने में ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसने स्लीपर सेल का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। कुलकर्णी जी, स्लीपर सेल वो भी इंडिया हेड का जो पकड़ा जाना है, मैं कहूँगा बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके द्वारा अब बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा। खुफिया एजेंसीज को जानकारी थी कि
आईएसआई के द्वारा आतंकी संगठन जो आईएसआई के हैं वो भारत में जो स्लीपर सेल्स हैं उनके संपर्क में हैं। और चंद एक दिन पहले भी 6 आदमी पकड़े गए थे और इसके पकड़ने से कुछ एक हथियार भी बरामद हुए हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों की। मोहम्मद अशरफ का मंसूबा दिल्ली को दहलाना था। दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए दिल्ली में दहशत फैलाकर आतंकी बड़ा खेल करना चाहते हैं। खासतौर पर दिल्ली फेस्टिवल टाइम में आतंकियों के रडार पर रहती है। हालांकि पिछले कई सालों में दिल्ली में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। खुफिया तंत्र आतंकी नेटवर्क को लगातार क्रैक कर रहे हैं, लेकिन पहले कुछ और तस्वीर थी। दिल्ली में कई दफे ब्लास्ट हुए। साल 2005 में सरोजिनी नगर ब्लास्ट, जिसमें 63 लोगों की जान गई थी। साल 2008 में करोल बाग के भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी धमाका हुआ था। 33 बेकसूर लोगों की जान गई थी इस धमाके में। उसी साल 2008 में मेहरौली में धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। जबकि साल 2011 में हाईकोर्ट के बाहर धमाका हुआ था और अशरफ नाम का यही आतंकी तब पहुंचा हुआ था हाईकोर्ट के बाहर। उसने कई बार रेकी भी की थी। गेट नंबर 4 और 5 के बीच में कई लोगों की जान गई थी इस धमाके के बाद। डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एक बार फिर उनका रुख करते हैं और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि फर्जी पासपोर्ट के आधार पर देश में सालों से रहकर पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी गतिविधियां ये चला रहा था। तो कुलकर्णी जी, सवाल ये है सीधे से कि आखिरकार चूक कहां से हुई? इसको क्रैक करने में इतना वक्त लगा 15 सालों से हिंदुस्तान में। मैं ये नहीं कहूँगा कि चूक हुई। ऐसे है कि पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, दोनों जो है सब एक जैसे दिखते हैं। कोई अलग तो है नहीं कि पहनावा वैसे है, बोलचाल वैसे है। और ये आदमी आज 40 साल का है, पिछले 15 सालों से हिंदुस्तान के अंदर रहा है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर भी कई एक ऐसे गद्दार लोग हैं जो फेक आईडीज बनाने में मदद कर रहे हैं, पासपोर्ट बनाने में मदद कर रहे हैं। चूक सब जगह है। चूक मैं कहूँगा कि हम लोग जो है, भारतीय जो है, हम लोगों ने यकीन करना है कि हमारे बीच में इस तरह के गद्दार ना रहे। क्योंकि हमारे बीच में गद्दार हैं तो जो दुश्मन है उस गद्दारी का इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह के लोग भारत के अंदर आतंकी बनकर के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुलकर्णी जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक अहम कामयाबी अशरफ का पकड़ा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को दिल्ली के लाल किले से देश में रोजगार पैदा करने के मकसद से करोड़ों रुपए की मेगा योजना गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। उन्होंने आज इसका शुभारंभ भी कर दिया। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 16 करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विकास को गति देने के लिए गति शक्ति योजना लाई गई है। गति शक्ति योजना पर 100 लाख करोड़ खर्च करने का प्लान है। इसके जरिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसके अंतर्गत अलग अलग मंत्रालय आएंगे। इस योजना में 25 साल का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है। ये योजना एक प्लेटफॉर्म मल्टी मॉडल की तरह काम करेगी, जिसमें मंत्रालय से फंड जारी होगा, निवेशक भी इसमें शामिल रहेंगे। फिर सभी मंत्रालयों के प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन होगा, जिससे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसे की जरूरत होगी वहां पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। इससे भविष्य में युवाओं को काफी रोजगार मिलेगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वक्त यहाँ पर ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।